जब मैं 10 साल का था, मेरे फादर की अचानक मौत हो गई। फिर लॉयर ने पूछा कि मैं अपनी मदर के साथ रहना चाहता हूँ या मेरे फादर के छोड़े हुए 200 मिलियन लेना चाहता हूँ। अपनी पिछली जिंदगी में मैं रोया था, माँ से चिपक कर उसके साथ रहने की भीख मांगी थी। आखिर में उसने मेरे फादर की डेथ कॉम्पेंसेशन ले ली और तुरंत पड़ोसी वोंग से शादी कर ली। ओह नहीं, मेरा मतलब अंकल श्याओ। उनकी नजरों में मैं एक बर्डन बन गया। आखिर में कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते करते मेरी मौत हो गई। मैं सिर्फ 28 साल का था जब मरा। अब पीछे मुड़कर उस पैथेटिक जिंदगी को देखता हूँ तो लगता है कि शुरू से अंत तक मैं पूरी तरह बेवकूफ था और अब फेट का वही क्रॉस रोड्स फिर मेरे सामने खड़ा था। मेरे सामने खड़ी औरत बारिश में भीगे पेयर ब्लॉसम की तरह रो रही थी। डैड, तुम हमें छोड़कर कैसे जा सकते हो? हम एक विडो और ऑर्फन अब कैसे झेंगे? वह दिल तोड़ देने वाली आवाज में चिल्ला रही थी। उसका शरीर मिट्टी की तरह ढीला पड़ चुका था। अगर कोई उसे पकड़ कर न रखे तो वह कभी भी जमीन पर गिर सकती थी। पिछली जिंदगी में मैं उसके इस एक्ट से धोखा खा गया था। मुझे लगा था कि वह सच में दुख से टूट चुकी है। मुझे लगा था कि वह मेरे बिना जी नहीं सकती। इसलिए मैं दौड़कर उसके पैरों से लिपट गया था और रोते हुए कहा था कि मुझे उसके साथ रहना है। और उसके बाद क्या हुआ? उसने मेरे फादर की जान की कीमत पर मिली कॉम्पेंसेशन ले ली। सिर्फ 3 मंथ्स के अंदर उसने खुशी खुशी दूसरी शादी कर ली, उसी आदमी से जिसे वह हमेशा अंकल श्याओ कहती थी और जो सपोजिडली हमारी मदद करता था। मेरे फादर की राख भी पूरी तरह ठंडी नहीं हुई थी और वह आदमी हमारे घर में आकर रहने लगा। वह उसी बेड पर सोया जहां कभी मेरे फादर सोते थे और मैं उस घर में एक्स्ट्रा अनवांटेड प्रेजेंस बन गया। एक ऐसा बर्डन जिसे वे अपने आसपास नहीं चाहते थे। शाओचोंग का एक बेटा था जो मुझसे 2 साल बड़ा था। उसे खुश करने के लिए वह मुझे कांटे की तरह ट्रीट करता था। लियोन मुझे बिना दया के मारता और डांटता था। मेरे फादर का छोड़ा हुआ पैसा उनके फैमिली के खाने पीने और मौज करने का कैपिटल बन गया। वही पैसा मेरे स्टेप ब्रदर के लिए गर्ल्स को इम्प्रेस करने और दिखावा करने का टूल बन गया। और मुझे ट्यूशन भरने के लिए स्क्रैप्स इकट्ठा करने पड़ते थे। हाई स्कूल खत्म होने से पहले ही मुझे काम पर भेज दिया गया। वे इसे जल्दी इंडिपेंडेंट बनाना कहते थे। मैंने पूरे 10 साल कंस्ट्रक्शन साइट्स पर ब्रिक्स उठाई। आखिरकार ओवरवर्क की वजह से मैं गिर पड़ा। मेरा शरीर जलते हुए स्टील बार्स के ढेर पर गिरा और फिर मैं कभी नहीं उठा। लेकिन अब मैं वापस आ चुका हूँ। लियोन मेरा हाथ पकड़कर कहती है, डरो मत शियांग, अब से मॉम तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेगी। उसने मुझे गले लगाया। उसके आंसू और नाक का पानी मेरे चेहरे पर फैल गया, लेकिन उसकी आंखों की गहराई में कुछ छिपा हुआ था, एक मुश्किल से दिखने वाली ग्रीड और अर्जेंसी। ये देखकर मैंने पिछली जिंदगी की तरह रोना चिल्लाना शुरू नहीं किया। मैं बस ठंडी आंखों से उसका परफॉर्मेंस देखता रहा। तभी मेरे फादर का पुराना दोस्त और लॉयर अंकल जाओ आगे आया। लॉयर जाओ ने आह भरी और मेरे शोल्डर पर हाथ रखा। फिर उसने अपने ब्रीफ केस से एक डॉक्यूमेंट निकाला। उसने भारी आवाज में कहा, लीलन शाओनिंग, यह निंगू की विल है जो उसने मरने से पहले बनाई थी। निंगू ने हर पॉसिबिलिटी के बारे में सोचा था। उसके पास टोटल 200 मिलियन की एसेट्स हैं, सब नोटराइज्ड हैं। अब 2 चॉइसेस हैं। पहली, अगर शियानिंग तुम्हारे साथ रहता है तो यह पैसा कॉम्पेंसेशन और चाइल्ड सपोर्ट के रूप में तुम्हारे कंट्रोल में रहेगा जब तक शाओनिंग एडल्ट नहीं हो जाता। यह सुनते ही लीलन की ब्रीदिंग तेज हो गई। उसकी आंखों में डरावनी चमक आ गई। वह विल को घूरने लगी। दूसरी, अगर शियानिंग तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता तो यह पैसा एक ट्रस्ट फंड में ट्रांसफर होगा जिसे मैं मैनेज करूंगा। शियानिंग को उस पर पूरा कंट्रोल मिलेगा और तुम्हें एक भी पैसा नहीं मिलेगा। पूरा माहौल अचानक जम गया। सबकी नजरें मुझ पर टिक गईं, एक 10 साल के बच्चे पर। लीलन का शरीर स्टिफ हो गया। वह डिसबिलीफ में लॉयर जाओ को देखने लगी, जैसे कह रही हो, तुम ऐसा ऑप्शन कैसे दे सकते हो? फिर उसने तुरंत हार्ट ब्रोकन एक्सप्रेशन बनाया और मुझे कसकर गले लगा लिया। लॉयर, आप ऐसी बात कैसे कर सकते हैं? मैं अपने बेटे को कैसे छोड़ सकती हूँ? शानिंग ही मेरी पूरी जिंदगी है। वह जोर जोर से रोई, लेकिन उसी समय उसने मेरी आर्म जोर से पिंच की। मेरे कान के पास झुककर उसने जहरीली आवाज में फुसफुसाया, निंग, अगर एक गलत वर्ड बोला ना तो तुझे मार डालूंगी। तू मेरा बेटा है, तेरा पैसा मेरा पैसा है। पिछली जिंदगी में उसके ये वर्ड्स सुनकर मैं डर से कांप गया था। जब उसने कहा था, माम तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, तब मैं इमोशनल भी हो गया था। लेकिन अब मुझे सिर्फ घिन और नौजिया महसूस हो रहा था। मैं उसकी उंगलियों का कांपना महसूस कर सकता था। वह ग्रीफ की वजह से नहीं कांप रही थी, वह एक्साइटमेंट और नर्वसनेस थी। 200 मिलियन, उसने अपनी पूरी जिंदगी में इतना पैसा कभी नहीं देखा था। वह अभी से उस फ्यूचर की फैंटेसी देख रही थी जो उसे यह पैसा मिलने के बाद मिलने वाला था। जियाओचोंग के साथ खुशहाल जिंदगी के सपने देखते हुए मैं धीरे धीरे उसकी घुटन भरी पकड़ से खुद को छुड़ाने लगा। उससे अलग होने के बाद मैंने सिर उठाया। लॉयर जाओ की स्टन्ड नजरों से आंख मिलाकर मैंने साफ और धीरे धीरे कहा, अंकल जाओ, मैं दूसरा ऑप्शन चुनता हूँ। मैं 200 मिलियन चुनता हूँ। पूरा फ्यूनरल हॉल एकदम साइलेंट हो गया।
इतनी खामोशी कि अगर सुई भी गिरती तो उसकी आवाज सुनाई देती। सब लोग जैसे फ्रीज हो गए। सब शौक में मुझे घूर रहे थे। उनके मुंह खुले रह गए थे। लीलैंड के चेहरे का दुखी एक्सप्रेशन तुरंत जम गया, फिर धीरे धीरे टूटने लगा और आखिर में शॉक और डिसबिलीफ में बदल गया। लियोन चीखी, निंग, तुमने क्या कहा? उसकी आवाज इतनी तेज थी कि कान फट जाए। मैंने शांत आवाज में फिर दोहराया, मुझे तुम नहीं चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। लियोन पागलों की तरह चिल्लाई, क्या तुम पागल हो गए हो? बदतमीज बेटे, मैं तुम्हारी माँ हूँ। वह हिस्टेरिकल औरत की तरह मेरी तरफ झपटी और मुझे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन किसी ने उसकी रिस्ट पकड़ ली। उसे रोकने वाला लॉयर जाओ था। उसका चेहरा आयरन ग्रे हो चुका था। उसने सख्त आवाज में कहा, लेलन, शांत हो जाओ। ये ब्रदर निंग की मेमोरियल के सामने है और ये शिया का अपना चॉइस है। लियोन चीखी, इतना छोटा बच्चा क्या समझता है? जरूर तुमने इसे बहकाया है। लॉयर जाओ ने डिस्गस्ट के साथ उसका हाथ झटक दिया और कहा, मैं फिर कह रहा हूँ, ये ब्रदर निंग की विल है, इसका लीगल इफेक्ट है। अब जब सीआई ने अपना फैसला कर लिया है, मैं तुरंत प्रोसीजर शुरू करूंगा। आज से तुम उसकी लीगल गार्डियन नहीं रही। लेलोन पूरी तरह स्टन्ड रह गई। उसने मुझे देखा। उसकी आंखों में हेट्रेड और अनविलिंगनेस भरी हुई थी, जैसे मैं उसका दुश्मन हूँ। शायद वह समझ नहीं पा रही थी कि उसका हमेशा डरपोक और ओबीडियंट बेटा अचानक इतना कोल्ड और स्ट्रेंज कैसे हो गया। लेकिन अब मुझे उसकी परवाह नहीं थी। मैं लॉयर के पास गया, उसकी क्लोथ्स का किनारा पकड़ा और पूछा, अंकल जाओ, क्या डैड पहले से सब जानते थे? लॉयर जाओ का शरीर हल्का सा कांपा। वह नीचे झुका और लंबे समय तक मेरी आंखों में देखता रहा। काफी देर बाद उसने दर्द भरी आवाज में सिर हिलाया और कहा, तुम्हारे फादर बहुत स्मार्ट आदमी थे, वह तुमसे बहुत प्यार करते थे। ये सुनते ही मेरी आंखें लाल हो गईं। हाँ, मेरे डैड बहुत स्मार्ट थे। वह लीलन की फिकलनेस कैसे नहीं समझते, लेकिन उन्होंने सब साइलेंटली सहा ताकि मुझे एक कंप्लीट फैमिली मिल सके। जब उन्हें टर्मिनल इलनेस का पता चला और समय कम बचा, तभी उन्होंने मेरे लिए यह एस्केप रूट तैयार किया। पिछली जिंदगी में मैं कितना बेवकूफ था। मैंने खुद अपने फादर के आखिरी प्यार को बर्बाद कर दिया था, लेकिन इस जिंदगी में मैं वही गलती दोबारा नहीं करूंगा। मैंने 200 मिलियन चुना। आखिर में रिलेटिव्स लियोन को वहां से घसीट कर ले गए। जाते समय उसकी आंखों में जो पॉइजनस हेट्रेड थी, मैंने उसे अपने दिल में हमेशा के लिए याद कर लिया। लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ा। जिस पल मैंने अपना फैसला लिया, उसी पल हमारे बीच का मदर सन बॉन्ड खत्म हो गया। अब सिर्फ हेट्रेड बची थी। लॉयर जाओ मेरा गार्डियन बन गया। वह एक ऑनेस्ट और रिलायबल इंसान था। डैड के फ्यूनरल के बाद वह मुझे अपने घर ले गया। उसने मुझे एक लंबी इन्वेस्टमेंट लिस्ट दिखाई। उसने कहा, ये सब प्रोजेक्ट्स हैं जिन्हें तुम्हारे डैड और मैंने उनकी मौत से पहले रिसर्च किया था। लेकिन मैंने सीधे आखिरी पेज खोला। अंकल जाओ, पहले वाले सारे सेल कर दीजिए। वह चौंक गया। मेरी उंगली लिस्ट पर कुछ छोटे और अननोटिस्ड नेम्स पर जाकर रुकी। सारा पैसा इन कंपनीज में डाल दीजिए। लॉयर जाओ कंफ्यूज्ड होकर बोला, बाकी का क्या? ये कैसी कंपनीज हैं? मैंने इनके बारे में कभी नहीं सुना। शिया, इन्वेस्टिंग कोई मजाक नहीं है। मैंने उसकी आंखों में देखकर पूछा, अंकल जाओ, क्या आप मेरे डैड पर ट्रस्ट करते हैं? वह एक पल के लिए चुप रह गया, फिर तुरंत बोला, ऑफ कोर्स करता हूँ। मैंने धीरे से कहा, तो इस बार मुझ पर भी भरोसा कीजिए। डैड ने मुझे यह सब ड्रीम में बताया था। मेरे पास यही वीक एक्सक्यूज था। लेकिन लॉयर जाओ मेरी आंखों में देखता रहा। वे आंखें किसी 10 साल के बच्चे जैसी नहीं थीं। वे बहुत काल्म थीं। पता नहीं क्यों, लेकिन उसने बिना ज्यादा सोचे सिर हिला दिया। उसे नहीं पता था कि जिन कुछ नेम्स पर मैंने उंगली रखी थी, वे इसी साल पूरी दुनिया को हिला देंगे। वे दुनिया की सबसे बड़ी बिजनेस जायंट्स बनने वाली थीं और मैं उनके पीछे छिपा सबसे मिस्टीरियस शेयर होल्डर बनने वाला था। सारी तैयारियां करने के बाद मैं पूरी तरह रिलैक्स हो गया। मैंने अपनी जिंदगी के लिए एक बिल्कुल नया गोल तय किया, लाई फ्लैट। हाँ, बस पड़े रहो। पिछली जिंदगी में मैंने खुद को काम करते करते मार डाला था। इस जिंदगी में मैं अंकल और आंटी की तरह जीना चाहता था। मैंने लॉयर जो से कहा कि मेरे लिए सबसे अच्छा प्राइवेट स्कूल ढूंढे, पढ़ाई में मेहनत करने के लिए नहीं, बस अच्छे एनवायरनमेंट के लिए। और वहाँ के कैफेटेरिया का खाना बहुत स्वादिष्ट था। मैंने वर्कआउट करना शुरू किया, किसी और वजह से नहीं, बस ताकि बाद में मेरे 8 पैक एब्स और एक वी लाइन हो। मुझ पर कपड़े अच्छे लगे। मैंने चाइना की 8 मेजर क्विजीन्स पढ़ना शुरू किया। मैंने खुद अपनी अल्कोहल बनाना सीखा। बाद में मैंने यह काम लॉयर जो को सौंप दिया। उसने मेरे लिए एक प्रोफेशनल टीम तैयार की। उसका लीडर ओल्ड वू नाम का आदमी था, एक वॉल स्ट्रीट एलीट। मैंने उसे उसकी सैलरी से 3 गुना ज्यादा देकर अपने पास बुलाया। मेरे पास उसके लिए सिर्फ एक रिक्वायरमेंट थी, मुझे परेशान मत करो, अपने काम खुद संभालो। अगर संभाल नहीं सकते तो कंपनी को बैंकरप्ट होने दो। उस समय ओल्ड वू ने मुझे जिस नजर से देखा था, जैसे किसी अमीर परिवार के बिगड़े बेटे या किसी बेवकूफ लैंडलॉर्ड को देख रहा हो, लेकिन फिर भी उसने ईमानदारी से मेरे ऑर्डर्स पूरे किए और इस तरह मेरी जिंदगी बॉस जैसी बन गई। बॉस, चीयर कंपनी का स्टॉक प्राइस फिर से 3 गुना हो गया। हमने 5 बिलियन कमा लिए। समझ गया। जब मैं बुधा जंप्स ओवर द वॉल पर रिसर्च कर रहा हूँ, तब मुझे डिस्टर्ब मत करो। बॉस, एली कंपनी जल्द ही पब्लिक होने वाली है।
हमारे ओरिजिनल शेयर्स की वैल्यू 100 बिलियन से ज्यादा होने की उम्मीद है। समझ गया। मैंने जो नई राइस वाइन बनाई है उसका टेस्ट करके बताऊं। बॉस, पिछली बार आपने जो जमीन कैजुअली खरीदी थी, सरकार उसे नए डिस्ट्रिक्ट का सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बनाने वाली है। उसकी कीमत 100 गुना बढ़ चुकी है। ओल्ड वो धीरे धीरे मेरी लेड बैक हालत का आदी हो गया। उसने तो प्रोएक्टिवली उन अनइम्पोर्टेंट बिजनेस डील्स को भी फिल्टर करना शुरू कर दिया जिनकी वैल्यू कुछ बिलियन थी, और मैं कोस्टिंग की राह पर और भी आगे बढ़ता गया। मेरे नाम के नीचे की वेल्थ स्नोबॉल की तरह तेजी से बढ़ती गई, लेकिन नंबर्स मेरे लिए सुन्न हो चुके थे। मुझे सिर्फ इस बात की परवाह थी कि खुद को और ज्यादा कंफर्टेबल कैसे बनाऊं। मैं टॉप बिलियनर सर्कल्स के बीच एक मिस्टीरियस लेजेंड बन गया। कोई नहीं जानता था कि मैं कौन हूं। लोग सिर्फ इतना जानते थे कि एक मिस्टीरियस मिस्टर निंग है जिसकी दौलत किसी देश के बराबर है, लेकिन जो शायद ही कभी दिखाई देता है, बिल्कुल ऐसे ड्रैगन की तरह जो सिर दिखाता है लेकिन पूंछ नहीं। फिर मैं 18 साल का हुआ और एक औरत प्रकट हुई जिसने मेरी शांत कोस्टिंग लाइफ को तोड़ दिया। श्याओ वनचिन, मेरी फॉर्मर फियांसे। श्याओ वनचिन और मेरी एंगेजमेंट मेरे ग्रैंडफादर द्वारा तय की गई चाइल्डहुड बिट्रोथल थी। मेरे पिता के गुजरने के बाद हमारा परिवार गिरावट में चला गया और फिर इस शादी की बात किसी ने नहीं उठाई, लेकिन किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि मेरे पिता की छोड़ी हुई इनहेरिटेंस 10 साल बाद फर्मेंट होकर एक विशाल बिजनेस एम्पायर बन जाएगी। हालांकि मैंने जानबूझकर लो प्रोफाइल रखा था, फिर भी निंग फैमिली की वापसी ने श्याओ फैमिली का ध्यान खींच लिया। इसलिए मेरे 18वें बर्थडे पर ओल्ड मास्टर श्याओ अपनी प्रेशियस ग्रैंडडॉटर को लेकर आया। वह लोग सालों पुराने मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के बहाने हमारे दरवाजे पर आए। पहली बार मैंने शिया वानिन को लॉयर शो के घर के लिविंग रूम में देखा। उसने एक टेस्टफुल व्हाइट स्कर्ट सूट पहन रखा था। उसके लंबे बाल बड़ी सावधानी से पीछे पिन्ड अप थे। उसके चेहरे पर हल्का लेकिन डेलिकेट मेकअप था। खूबसूरत, हाँ, लेकिन बिल्कुल आइसबर्ग की तरह, ऐसी ठंडक छोड़ती हुई जो दूसरों को दूरी बनाए रखने की वार्निंग देती हो। वह एक स्ट्रॉन्ग करियर वुमन की मिसाल थी जिसे अपने परिवार की हेयर बनने के लिए पाला गया था। रैशनल, पावरफुल और काम। कहा जाता था कि 20 साल की उम्र में उसने डबल डॉक्टरेट हासिल कर ली थी। 22 साल की उम्र में उसने फैमिली बिजनेस संभाल लिया। उसके तरीके इतने रूथलेस थे कि बिजनेस के सबसे चालाक ओल्ड फॉक्सेस भी उससे सावधान रहते थे। उसकी दुनिया में सिर्फ करियर, इंटरेस्ट्स और डेटा थे। वह इमोशंस को सबसे बेकार कमजोरी मानती थी। प्लीज हैव अ सीट। वह मेरे सामने बैठ गई, अपने पैर क्रॉस करते हुए। उसकी नजर स्कैनर की तरह सिर से पांव तक मुझ पर घूमी, बिना किसी छिपे हुए कंटेम्प्ट और स्क्रूटनी के। उस समय मैं अभी जिम से वापस आया था। मैंने लूज ट्रैक सूट पहन रखा था और मेरे बाल अभी भी पसीने से गीले थे। मैं आलस से सोफा पर टिक गया, कैजुअली एक एप्पल उठाया और उसका बाइट लिया। मेरा एटीट्यूड साफ तौर पर उसे पसंद नहीं आया। उसने हल्के से भौहें सिकोड़ लीं। मैंने सुना है कि हाई स्कूल ग्रेजुएशन के बाद तुमने पढ़ाई छोड़ दी। पढ़ाई बहुत टायरिंग होती है, तो अब क्या कर रहे हो? वर्कआउट, कुकिंग, वाइन ब्रूइंग और आराम से लेटने का सबसे कंफर्टेबल तरीका रिसर्च कर रहा हूँ, मैंने ईमानदारी से जवाब दिया। यंग वाइन के मुंह का एक कोना मॉकिंग स्माइल में मुड़ गया। तो तुम बस एक निकम्मे प्लेबॉय हो, तुम ऐसा समझ सकती हो? मैंने बेपरवाही से कंधे उचका दिए। उसने ठंडी हंसी छोड़ी। उसकी आंखों में तिरस्कार और गहरा हो गया। निंगी, चलो एक दूसरे से सीधी बात करते हैं। ये मैरिज अरेंजमेंट ग्रैंडपा का एक मजाक था। इसे सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। जो आदमी मुझसे, शिया वानकिन से शादी करेगा, वह ऐसा स्ट्रांग पर्सन होना चाहिए जो मेरे साथ शोल्डर टू शोल्डर खड़ा हो सके, न कि ऐसा निकम्मा जो सिर्फ खाना पीना और मौज करना जानता हो। तो फिर? मैंने दिलचस्पी से उसे देखा। इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम खुद जाकर मेरे ग्रैंडपा से बात करोगे और इस एंगेजमेंट को खत्म कर दोगे। उसने कमांडिंग टोन में कहा। कॉम्पेंसेशन के तौर पर मैं तुम्हें एक रकम दे सकती हूँ, या हमारी कंपनी में तुम्हारे लिए एक आरामदायक जॉब अरेंज कर सकती हूँ। मेरे मुंह में मौजूद एप्पल लगभग बाहर निकल गया। मुझे पैसे देगी और मेरे लिए जॉब अरेंज करेगी? क्या उसे पता है कि जिस शिया ग्रुप पर उसे इतना गर्व है, वह मेरी एसेट्स का एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं है? मैंने उसके लॉफ्टी और कॉन्डिसेंडिंग बिहेवियर को देखा और अचानक मुझे ये मजेदार लगा। पिछली जिंदगी में मेरे पास उससे आमने सामने मिलने का भी हक नहीं था, लेकिन इस जिंदगी में वह मेरे सामने बैठी थी, चैरिटेबल टोन में बात करते हुए मुझे कॉम्पेंसेशन ऑफर कर रही थी। मैंने अपना मुंह पोंछा और मुस्कुराते हुए कहा, फाइन। शिया वानकिंग एक पल के लिए स्टन्ड रह गई, जैसे उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी आसानी से मान जाऊंगा। तुम्हें कैसी कॉम्पेंसेशन चाहिए? उसने फिर वही आईसी एक्सप्रेशन अपना लिया। मुझे न पैसे चाहिए और न कोई पोजीशन। मैं खड़ा हुआ और उसके पास चला गया। नीचे झुककर मैंने उसके कान में फुसफुसाया। उसने इंस्टिंक्टिवली पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर जम गया। मैं उसकी परफ्यूम की तेज खुशबू महसूस कर सकता था। मैंने अपनी आवाज धीमी कर ली, इतनी कि सिर्फ हम दोनों सुन सकें। मैं चाहता हूं कि तुम खुद जाकर अपने ग्रैंडफादर से कहो कि तुम मेरे निंग निंग के लायक नहीं हो। श्याओ वेंग की प्यूपल्स अचानक सिकुड़ गईं। शायद अपनी पूरी जिंदगी में उसने कभी इतने एरोगेंट शब्द नहीं सुने थे। उसने मुझे धक्का देकर दूर किया और अचानक खड़ी हो गई। उसका खूबसूरत चेहरा गुस्से से लाल हो गया। निंग निंग,
एहसान फरामोश मत बनो। रिस्पेक्ट इंसान खुद कमाता है, दूसरे उसे देते नहीं हैं। मैं वापस सोफा पर बैठ गया और अपने पैर क्रॉस कर लिए। मिस श्याओ, सबसे पहले मुझे नीचे तुमने ही देखा था, है ना? वह ऊपर से मुझे घूरती रही। तुम जैसे लोग अमीर परिवार में पैदा होने के अलावा और क्या कर सकते हो? पूरा दिन बेकार घूमना, खाना और मरने का इंतजार करना। तुम में और पैरासाइट में क्या फर्क है? फर्क ये है कि मैं ऐसा करके खुश हूँ। मैंने अपने हाथ फैला दिए। मेरी जिंदगी में फैसले मैं खुद करता हूँ, कुछ लोगों की तरह नहीं जो प्रिसीजन मशीन की तरह जीते हैं। यहाँ तक कि खुशी और गुस्से में भी गेन्स और लॉसेस कैलकुलेट करते रहते हैं। मेरी बात साफ तौर पर उसकी दुखती रग पर लगी थी। उसका चेहरा कुछ और फीका पड़ गया। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। अलग रास्ते, कोई कॉमन गोल्स नहीं। मैं खुद एंगेजमेंट खत्म कर दूंगी। आज के बाद हम एक दूसरे के कुछ नहीं लगते। इतना कहने के बाद वह मुड़ी और बिना पीछे देखे चली गई। उसकी वह प्राउड फिगर बिल्कुल ऐसे थी जैसे कोई हारा हुआ लेकिन झुका न हुआ व्हाइट स्वान। लॉयर शाओ स्टडी रूम से चिंतित चेहरे के साथ बाहर आए। क्या तुमने बहुत इम्पल्सिव होकर काम नहीं किया? कैपिटल में शाओ फैमिली का काफी इन्फ्लुएंस है। अंकल शाओ, चिंता मत कीजिए, एंगेजमेंट खत्म करने की बात उसी ने की थी। ऐसा नहीं है कि मैंने उसे भगा दिया। और फिर जो इंसान अपनी शादी तक डिसाइड नहीं कर सकता वह ज्यादा कुछ हासिल नहीं कर पाएगा। मैंने उस दिशा की तरफ देखा जहां शाओ वन किंग गायब हुई थी। मेरी आंखों में कोई लहर नहीं थी। पिछली जिंदगी में वह आसमान में टंगा हुआ चांद थी। मेरे पास उसकी तरफ देखने का भी हक नहीं था। लेकिन इस जिंदगी में मेरी नजर में वह सिर्फ अपने फैमिली में फंसी हुई एक दयनीय इंसान है। मैं इस बात का इंतजार कर रहा हूं कि उसके चेहरे पर तब कैसा डेवस्टेटेड एक्सप्रेशन होगा। वह जरूर दिलचस्प होगा। एंगेजमेंट का यह तूफान जल्दी ही शांत हो गया। शाओ वन किंग ने अपना वादा निभाया। कुछ ही दिनों में शाओ फैमिली ने ऑफिशियली एंगेजमेंट खत्म होने का अनाउंसमेंट कर दिया। मैं इस शांति और सुकून से खुश था। मैं अपनी लेड बैक जिंदगी में वापस लौट गया। ओल्ड वू का फोन अब भी हर दिन समय पर बजता था, ये रिपोर्ट करने के लिए कि मैंने कितने और स्मॉल गोल्स हासिल कर लिए हैं। मेरी पर्सनल वेल्थ इतनी बढ़ चुकी थी कि अब मैं उसका हिसाब लगाने की भी परवाह नहीं करता था। लेकिन फिर भी मैं हर दिन कुछ दर्जन बक्स वाले ट्रैक सूट पहनता था और एक साधारण कम्यूटर कार चलाकर जिम और वेजिटेबल मार्केट के बीच आता जाता रहता था। फिर एक दिन मेरी मुलाकात एक एंजल से हुई, एक ऐसी डिजर्ट शॉप के अंदर जो बंद होने वाली थी। वह शॉप पुराने शहर की गलियों के गहरे अंदर छिपी हुई थी। दुकान बहुत छोटी थी और एंटीक स्टाइल में सजाई गई थी। वहां कुछ लगभग खो चुकी ट्रेडिशनल चाइनीज डिजर्ट्स बेची जाती थीं। मैं दरवाजे पर लगे हैंड कार्व्ड वुडन साइन की तरफ खिंच गया। टुडेज स्पेशल ऑस्मंथस फ्लावर स्टीम्ड ग्लूटिनस राइस फ्लावर केक। ये डिजर्ट ऐसी चीज थी जो मेरे डैड बचपन में मेरे लिए बनाया करते थे। मैंने दरवाजा खोला। विंड चाइम से एक साफ और मधुर आवाज निकली। एक लड़की लाइट चैन चोंग सैम पहने पीछे से बाहर आई। उसके लंबे बाल उसकी कमर तक पहुंच रहे थे। उसने कोई मेकअप नहीं किया था। उसके चेहरे पर हल्की सी चौंकी हुई कंफ्यूजन थी। जिस पल मैंने उसे देखा मेरा दिल एक धड़कन छोड़ गया। ये एक बहुत अजीब एहसास था। वह शाओ वन किंग जितनी स्टनिंगली ब्यूटीफुल नहीं थी, लेकिन वह एक साफ स्प्रिंग की तरह थी, प्योर और क्लीन। सिर्फ उसे देखकर ही लोगों को शांति महसूस होती थी। क्या आपके पास अभी भी ऑस्मंथस शुगर स्टीम्ड चेस्टनट केक है? मैंने पूछा। मेरी आवाज थोड़ी भारी लग रही थी। लड़की एक पल के लिए स्टन्ड रह गई। फिर उसने एक जेंटल स्माइल दिखाई, जैसे किसी झील पर स्प्रिंग ब्रीज गुजर रही हो और पानी में हल्की लहरें उठ रही हों। हाँ है, कृपया बैठ जाइए, मैं अभी आपके लिए लेकर आती हूँ। उसकी आवाज भी बहुत प्लेजेंट थी, सॉफ्ट और स्वीट। मैं खिड़की के पास एक सीट पर जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद वह एक प्लेट में डेलिकेट पेस्ट्रीज लेकर आई और मेरे सामने रख दी। चेस्टनट केक्स छोटे प्लम ब्लॉसम्स की शेप में बने हुए थे, जिनके ऊपर क्रिस्टल क्लियर ऑस्मांथस शुगर लगी थी और उनसे टेम्पटिंग स्वीट फ्रेग्रेंस निकल रही थी। मैंने एक पीस उठाया और मुंह में रखा। यही टेस्ट है, बिल्कुल वैसा ही जैसा मेरे डैड बनाया करते थे। मेरे दिल की गहराई से एक गर्म एहसास उठा। मेरी आंखें सच में थोड़ी नम हो गईं। कैसा है? अच्छा है। लड़की मेरे सामने बैठ गई, अपने हाथों पर ठुड्डी टिकाकर मुझे ईगर एंटिसिपेशन के साथ देख रही थी। मैंने सिंसियरली कहा, इसका स्वाद बिल्कुल मेरे डैड जैसा है। सच में? उसकी आंखें चमक उठीं। इस डिजर्ट की रेसिपी मुझे मेरी ग्रैंडमदर से मिली थी। वह कहती थीं कि आजकल बहुत कम लोग इसे बनाते हैं। तुम्हारी ग्रैंडमदर जरूर अमेजिंग इंसान रही होंगी। उसने गर्व से अपना छोटा सा सीना फुला लिया। मेरा नाम शिन यूचू है। ये शॉप मेरी है। और आपका? मेरा नाम निंग ई है। हम पुराने दोस्तों की तरह बातें करने लगे। बातों बातों में मुझे पता चला कि वह एक लंबे कुलिनरी ट्रेडिशन वाले परिवार से आती है। उसके एंसेस्टर्स इंपीरियल शेफ्स थे। वह बचपन से इन ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स के बीच बड़ी हुई थी। उसे बड़ी कंपनीज की 9 to 5 जिंदगी पसंद नहीं थी, इसलिए उसने खुद यह छोटी सी शॉप खोली, सिर्फ इसलिए ताकि इन खूबसूरत फ्लेवर्स को आगे बढ़ा सके। उसकी वैल्यूज हैरान करने वाली हद तक मेरी जैसी थीं। हम दोनों स्लो पेस लाइफ पसंद करते थे और ट्रेडिशनल कल्चर के लिए हमारे अंदर लगभग स्टबर्न पैशन था। उस दोपहर मैं उस छोटी डिजर्ट शॉप में बैठा उसके साथ बहुत देर तक बातें करता रहा। सनलाइट कर्टन से होकर उसके ऊपर गिर रही थी।
उसे एक गोल्डन हेलो दे रही थी। मैं उसकी स्पार्कलिंग आइज को देखता रहा जब वह बोलती थी और उस एडोरेबल स्माइल को जो अनजाने में उसके चेहरे पर आ जाती थी। मेरे दिल के किसी कोने में ऐसा लगा जैसे कुछ भर गया हो। मुझे अचानक महसूस हुआ कि मेरा दिल जो रीबर्थ के बाद कठोर हो गया था, मैं हर दिन वहां जाने लगा बिना एक भी दिन छोड़े। कभी उसकी बनाई नई डिजर्ट खाने के लिए, कभी उसके हाथ की बनी टी पीने के लिए, लेकिन ज्यादातर समय मैं बस चुपचाप बैठकर उसे काम करते हुए देखता रहता था। वह बहुत बिजी रहती थी। शॉप में सिर्फ वही थी, इंग्रेडिएंट्स तैयार करना, गुड्स बनाना, कस्टमर्स को सर्व करना और सफाई करना। वह सब कुछ खुद करती थी, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। उसके चेहरे पर हमेशा एक संतुष्ट स्माइल रहती थी। मैंने उसकी मदद करना सीखना शुरू किया। शुरुआत में मैं डिशेस धोने में मदद करता था, फिर वेजिटेबल्स चुनने में। बाद में उसने मुझे अपनी बैक किचन में आने की भी अनुमति दे दी ताकि मैं उसे डिजर्ट्स बनाते हुए देख सकूं। उसकी किचन बड़ी नहीं थी, लेकिन बहुत साफ और व्यवस्थित थी। सारे यूटेंसिल्स बहुत नीटली अरेंज थे। जब वह काम करती थी तो बहुत फोकस्ड रहती थी, बिल्कुल किसी डिवाउट आर्टिस्ट की तरह। उसकी पतली उंगलियों को साधारण इंग्रेडिएंट्स को एक्सक्विजिट आर्ट पीसेस में बदलते देखना अपने आप में एक प्लेजर था। एक बार मैं उसकी मदद कर रहा था एक भारी फ्लावर बैग उठाने में। क्योंकि मैं अभी वर्कआउट खत्म करके आया था, मैंने सिर्फ एक टाइट वर्कआउट टैंक टॉप पहन रखा था। शिन्यू मेरे पीछे खड़ी होकर मेरे मसल्स को एफर्ट से टेंस होते हुए देख रही थी। उसके गाल हल्के लाल हो गए। निंगी, तुम्हारी बॉडी बहुत अच्छी है। मैंने बैग नीचे रखा, मुड़ा और जानबूझकर अपना चेस्ट फुला लिया। टच करना चाहोगी? मुझे लगा वह शर्मा कर भाग जाएगी, लेकिन उसने सच में अपना हाथ बढ़ा दिया। उसकी फिंगर टिप्स थोड़ी ठंडी थीं और उनमें ग्लूटिनस राइस की हल्की मीठी खुशबू थी। उसने धीरे से मेरे एब्स की ग्रूव्स को छुआ। फर्म। वह ऐसे दिख रही थी जैसे उसने कोई नई दुनिया खोज ली हो। उसकी आंखें बड़ी और गोल हो गईं। मेरा शरीर तुरंत टेंस हो गया। गर्मी की एक लहर मेरे अब्डोमेन से सीधे सिर तक पहुंच गई। मैंने 2 जिंदगियां जी थीं और यह पहली बार था जब किसी लड़की ने मुझे इस तरह टीज किया था। उसका इनोसेंट और क्यूरियस एक्सप्रेशन देखकर मुझे समझ नहीं आया कि हंसूं या रोऊं। मैंने उसका बेचैन छोटा हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बहुत सॉफ्ट था, जैसे उसमें हड्डियां ही न हों। मैंने अपनी आवाज धीमी की और उसके कान के पास झुक गया। उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया, बिल्कुल पके हुए एप्पल की तरह। उसने जल्दी से अपना हाथ पीछे खींच लिया, मुड़ी और बैक किचन से भाग गई। उसकी भागती हुई फिगर को देखकर मैं खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। ये लड़की सच में बहुत अडोरेबल थी। हमारी रोज की बातचीत के दौरान हमारा रिश्ता धीरे धीरे और गर्म होने लगा। हमारे पास एंडलेस कॉमन टॉपिक्स थे, फूड से लेकर वाइन मेकिंग तक, कुंगू ओपरा से लेकर गुचिन तक। मुझे लगा वह किसी ट्रेजर की तरह है जो हमेशा मुझे नए सरप्राइजेस देती रहती है। वह गुइंग बजा सकती थी, इंक वॉश पेंटिंग्स बना सकती थी और यहाँ तक कि अपना खुद का रूज भी बना सकती थी। वह बिल्कुल किसी एंशिएंट टाइम्स से समय पार करके आई मेड सर्वेंट जैसी लगती थी, जिसके पूरे शरीर से क्लासिकल चार्म निकलती हो। मैं हर दिन उससे मिलने का इंतजार करने लगा, उसकी स्माइल देखने का, उसे बैंटर करने का, उसके उन छोटे अनकॉन्शियस मूवमेंट्स को देखने का। मैंने तो यह सोचना भी शुरू कर दिया था कि अगर आने वाले दिनों में वह हर दिन मेरे साथ रहे तो शायद वह इतना बुरा नहीं होगा। मैंने उसकी डिजर्ट शॉप को एक स्पेशल नेम दिया, माई जेड किचन, और उसने मुझे एक निकनेम दिया, द लाइंग डाउन लैंडलॉर्ड। वह कहती थी कि मैं पूरा दिन कुछ नहीं करता, बस यहाँ रेंट कलेक्ट करने आता हूँ और उसके बनाए सबसे अच्छे डिजर्ट्स खा जाता हूँ। मुझे पता था कि हमारे बीच बस एक पतली पेपर लेयर बाकी है और उस लेयर को तोड़ने वाली चीज एक एक्सीडेंट थी। उस दिन एक रिच सेकंड जनरेशन लड़का स्पोर्ट्स कार में शॉप पर आया और पहली नजर में ही शिन्यूचू पर फिदा हो गया। वह स्लिक और ऑयली था, उसकी बातें बहुत फ्लिपेंट थीं। आते ही उसने पूरी शॉप खरीदने की कोशिश की और शिन्यूचू को अपने साथ चलने के लिए कहा। शिन्यूचू ने नेचुरली मना कर दिया। अपमानित होकर वह रिच गाय गुस्से में आ गया और शॉप में हंगामा करने लगा, काफी चीजें तोड़ दी। उस समय मैं बैक किचन में था, एक नई रेसिपी पर काम कर रहा था। बाहर का शोर सुनते ही मैं तुरंत बाहर भागा। मैंने शॉप को बर्बाद हालत में देखा और शिन्यू के छोटे चेहरे को डर से सफेद पड़ा हुआ। मेरे अंदर अचानक एक अनएक्सप्लेन्ड गुस्सा उमड़ पड़ा। दोनों जिंदगियों में मैं कभी इतना फ्यूरियस नहीं हुआ था। मैं शाइनी यूचू के सामने खड़ा हो गया और उस रिच गाय को ठंडी नजरों से घूरा। निकल जाओ, तू आखिर है कौन? मेरी बिजनेस में दखल देने की हिम्मत कैसे हुई? उस रिच गाय ने घमंड से मेरी नाक की तरफ उंगली उठाई। मैंने कुछ नहीं कहा, बस अपना फोन निकाला और ओल्ड वू को कॉल किया। ओल्ड वू, मेरे लिए एक लाइसेंस प्लेट चेक करो। 5 मिनट के अंदर इसे और इसकी फैमिली कंपनी को कैपिटल से गायब कर दो। रिच गाय एक पल के लिए फ्रीज हो गया, फिर जोर से हंस पड़ा। तूने तो मुझे डरा ही दिया। क्या तू खुद को मूवी में समझता है? 5 मिनट में मेरी फैमिली गायब कर देगा? तुझे पता भी है मेरा डैड कौन है? मैंने उसे शांत नजरों से देखा, जैसे किसी डेड मैन को देख रहा हूँ। 3 मिनट भी नहीं बीते थे कि उस रिच सेकंड जनरेशन का फोन बज उठा। उसने कॉल उठाई। उसके चेहरे की स्माइल तुरंत जम गई। क्या कहा आपने? कंपनी के अकाउंट्स फ्रीज हो गए, सारे कोलैबोरेशंस कैंसिल हो गए? ये कैसे पॉसिबल है? हमने किसे ऑफेंड कर दिया? उसकी आवाज डर से कांप रही थी। आखिर में वह धड़ाम से घुटनों पर गिर पड़ा। फोन उसके हाथ से छूट गया।
उसने सिर उठाकर मुझे ऐसे देखा जैसे मैं कोई मॉन्स्टर हूं। उसके होंठ कांप रहे थे। वह एक शब्द भी नहीं बोल पाया। अब निकल सकते हो, मैंने शांत आवाज में कहा। वह घबरा कर बाहर भाग गया। उसने अपनी फ्लैशी स्पोर्ट्स कार तक की परवाह नहीं की। शॉप फिर से शांत हो गई। शिन्यूचू मुझे देख रही थी। उसकी खूबसूरत आंखों में शौक और एडमिरेशन की हल्की चमक थी। तुम मैं मुड़ा और उसे टेंडरनेस से देखा। मैंने उसके चेहरे पर बचे आंसुओं के निशान पोंछ दिए। डरने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ हूँ। इतना कहने के बाद मैंने उसके रिएक्शन का इंतजार नहीं किया। मैंने सिर झुकाया और उसके हल्के ठंडे होंठों को चूम लिया। शिन्यू के होंठ उतने ही सॉफ्ट थे जितना मैंने सोचा था। उनमें ऑस्मंथस कैंडी जैसी मिठास थी। वह पहले डरे हुए फॉन की तरह स्टिफ हो गया, फिर धीरे धीरे रिलैक्स हुआ और क्लमजिली जवाब देने लगा। किस बहुत हल्की और शैलो थी, फिर भी उसने मेरे दिल को इलेक्ट्रिक करंट की तरह झकझोर दिया। काफी देर बाद मैंने अनिच्छा से उसे छोड़ा। उसने सिर नीचे कर लिया। उसका चेहरा इतना लाल था जैसे उससे खून टपक पड़ेगा, और वह मेरी तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। शिन्यू, मैंने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और उसे मेरी आंखों में देखने पर मजबूर किया। फिर सीरियसली कहा, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? उसने अपने होंठ काटे। उसकी लंबी आई लैशेज बटरफ्लाई विंग्स की तरह कांप रही थीं। काफी देर बाद उसने आखिरकार मॉस्कीटो की हम जितनी धीमी आवाज में धीरे से कहा, यस। मैं किसी इडियट की तरह मुस्कुराने लगा। मैंने उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। ऐसा महसूस हुआ जैसे पूरी दुनिया मेरी हो गई हो। 2 जिंदगियां जीने के बाद पहली बार मुझे समझ आया कि दिल की धड़कन तेज होने का मतलब क्या होता है, हैप्पीनेस क्या होती है। वह मेरी बाहों में मंबल करने लगा, अभी तुम बहुत डरावने लग रहे थे। क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? तुम सिर्फ एक फोन कॉल से किसी कंपनी को बैंकरप्ट कर सकते हो। मिंग, तुम आखिर हो कौन? मैंने उसकी साफ और इनोसेंट आंखों को देखा और समझ गया कि अब मैं उससे यह छुपा नहीं सकता। मैंने कहा था ना, मैं बस एक लेड बैक लैंड ओनर हूँ। मैंने उसकी नाक फ्लिक की। बस मेरे पास बहुत सारी जमीन है। मैंने उसे अपनी कहानी सिलेक्टिवली बताई। ऑफ कोर्स मैंने रिबर्थ का सीक्रेट नहीं बताया। मैंने सिर्फ इतना कहा कि मेरे फादर ने मेरे लिए बहुत बड़ी इनहेरिटेंस छोड़ी थी। मैंने उस पैसे से कुछ इन्वेस्टमेंट्स किए और थोड़ा बहुत पैसा कमा लिया। शिन्यू ने पलकें झपकाईं। थोड़ा बहुत पैसा? ऐसा पैसा जो 5 मिनट में एक कंपनी को बैंकरप्ट कर दे? कितना थोड़ा? मैंने कुछ पल सोचा और उसकी समझ के हिसाब से कहा, शायद तुम्हारी डिजर्ट शॉप जैसी टेंस ऑफ थाउजेंड्स डिजर्ट शॉप्स में खरीद सकता हूँ। शाइनी यूचू ने हैरानी से सांस खींची। उसने कुछ देर उंगलियों पर गिनती की, फिर शौक से मुझे देखा। तुम 100 बिलियनर हो? मैंने सिर हिलाया। वह चुप हो गया। मेरे दिल में हल्की बेचैनी हुई। मुझे डर था कि हमारे बीच की यह बड़ी वेल्थ गैप उसे पीछे हटने पर मजबूर कर देगी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी देर तक चुप रहेगा। अचानक उसने सिर उठाया और बहुत सीरियस एक्सप्रेशन के साथ मुझे देखा। निंगी, ध्यान से सुनो। आज से तुम्हारा पैसा मेरा पैसा है और मेरा पैसा अभी भी मेरा पैसा रहेगा। मैं एक पल के लिए स्टन्ड रह गया, फिर जोर से हंस पड़ा। मैंने उसे उठाकर कई बार घुमा दिया। ठीक है, जैसा तुम कहो। माय याशन फांग एंसेस्ट्रल हॉल। वह घूमने से चकरा गया था, बस मेरी गर्दन पकड़कर सिल्वर बेल जैसी हंसी छोड़ रहा था। मुझे पता था कि मैंने गलत इंसान नहीं चुना। मैं शिन यूचू से प्यार करता हूँ, उसके ऊपर लगे फू फैमिली के हेलो से नहीं। शिन यूचू के साथ रहने के बाद मेरी लेड बैक लाइफ रंगीन और जीवंत हो गई। हम साथ में नए डिजर्ट्स रिसर्च करते, साथ में नई वाइन्स बनाते। वह मुझे सुबह के मार्केट में घसीट ले जाता, सिर्फ 1 सेंट के लिए बार्गेन करने, और वेंडर से बहस करते करते उसका चेहरा लाल हो जाता। मैं उसे मिशेलिन 3 स्टार रेस्टोरेंट्स में खाना खिलाने ले जाता, दुनिया भर की क्विजीन्स टेस्ट करवाता। उसे मेरे एब्स छूना पसंद था। वह कहती थी कि वे वॉशबोर्ड जैसे फील होते हैं। मुझे उसका एडम्स एप्पल किस करना पसंद था और उसके चीक्स को शिवर से लाल होते देखना अच्छा लगता था। हम बिल्कुल हर प्यार में पड़े कपल की तरह थे। स्वीट नाइट्स। लाओ वू कंप्लेन करता था कि वह हर दिन डॉग फूड खाकर मरने वाला है। बॉस, ये हंगयू ग्रुप का एक्विजिशन केस है, आपके सिग्नेचर चाहिए, वहां रख दो। पहले मैं तुम्हारे लिए रॉक शुगर पेयर बनाता हूँ। बॉस, ये यूरोपियन रॉयल बैंक्वेट का इनविटेशन है। जब लाओ वू ने प्रेसिडेंट श्याओ का नाम लिया तो उसने सावधानी से मेरी तरफ देखा। मेरा हाथ एक पल के लिए रुक गया। श्याओ वन किंग। मैंने यह नाम बहुत लंबे समय से नहीं सुना था। मैंने इंडिफरेंट टोन में पूछा, उसे मुझसे क्या चाहिए? ओल्ड वू ने समझाया, हाल ही में श्याओ ग्रुप को कैश फ्लो प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें तुरंत एक बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी। उन्हें पता चला कि यिओन शनफोंग बहुत अच्छा कर रहा है और वे कोऑपरेशन मांगना चाहते हैं। इफन शनफोंग वही इन्वेस्टमेंट कंपनी है जिसे मैंने ओल्ड वू से बनवाया था, और यह मेरे विशाल बिजनेस एम्पायर का सिर्फ एक छोटा सा कोना है। लेकिन यही छोटा सा कोना भी श्याओ ग्रुप के लिए ऐसा बेहिम्मत है जिसकी तरफ उन्हें ऊपर देखकर बात करनी पड़ती है। वक्त कैसे पलट गया। तब वह अलूफ आइसबर्ग सीईओ, जिसने कहा था कि मैं उसके लायक नहीं हूं, अब खुद मेरे पास इन्वेस्टमेंट मांगने आने वाली है।
मेरे होंठों के कोने पर प्लेफुल स्माइल आ गई। मैंने कहा, अगर बात करनी है तो खुद मेरे इंपीरियल किचन में आकर करे। इंपीरियल किचन यानी यूचू की डिजर्ट शॉप। ओल्ड वू कंफ्यूज्ड दिखा। उससे कहो प्रपोजल साथ लेकर आए ताकि मैं उसकी सिंसेरिटी देख सकूं। मैं सच में इंतजार कर रहा हूं उस पल का जब शाओ वान किंग मुझे और शाइनी यूचू को साथ देखेगी और समझेगी कि जिस ट्रैश को उसने सबसे ज्यादा नीचे समझा था वही अब ऐसा इंसान बन चुका है जिसकी तरफ उसे ऊपर देखकर बात करनी पड़ेगी। उसके चेहरे का एक्सप्रेशन कितना शानदार होगा। मैं सच में उसका इंतजार कर रहा हूं। जब लिटिल विंग आया, मैं बैक किचन में शाइनी यूचू के फेवरेट क्रैब रो सूप डम्पलिंग्स बना रहा था। मैंने व्हाइट शेफ कोट पहन रखा था, ऊपर एप्रन बंधा था और मेरे हाथों पर अब भी फ्लावर लगा हुआ था। शिन्यूचू छोटी बिल्ली की तरह पीछे से मुझे पकड़कर मेरी वेस्ट से लिपटी हुई थी। उसकी चिन मेरे शोल्डर पर टिकी थी। वह चुपके से अभी अभी स्टीम हुए क्रैब रो के बाइट्स खा रही थी और साथ ही मुझे इंस्ट्रक्शंस भी दे रही थी। यहाँ की प्लीट्स सुंदर नहीं है। ओ डियर, ये तो सिर्फ तुम्हें दिख रहा है इडियट। ये वाला मुश्किल से पास होता है। मैं तुम्हारा मास्टर इसे अप्रूव करती हूँ। मैं उसे मनमानी करने दे रहा था। बीच बीच में मैं सिर घुमाकर उसके चीक पर किस कर देता। किचन में खाने की खुशबू और हमारे बीच की स्वीट एटमॉस्फेयर भरी हुई थी। और तभी शियाओ वन किंग ने दरवाजा खोला और अंदर आई। आज उसने ब्लैक प्रोफेशनल सूट पहन रखा था। उसके बाल हमेशा की तरह परफेक्टली कोम्ड थे। उसके चेहरे पर एग्जॉस्टन और एंजाइटी थी, लेकिन फिर भी वह अपनी आईसीसीईओ फसाड बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रही थी। लेकिन जैसे ही उसने सामने का सीन देखा, वह शॉक में पूरी तरह फ्रीज हो गई। शायद उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि स्मूथ सेलिंग के पीछे का लेजेंडरी, मिस्टीरियस और ऑल पावरफुल बॉस असल में वही इंसान निकलेगा जिसे उसने कभी सबसे ज्यादा नीचे समझा था, वह यूजलेस वेस्ट। और उससे भी ज्यादा शॉकिंग बात यह थी कि वही वेस्ट अब एक छोटी डिजर्ट शॉप की बैक किचन में एप्रन पहनकर अपने हाथों से सूप बना रहा था और एक लड़की उसे पीछे से ऐसे हग किए हुए थी जैसे वह उस पर अपना क्लेम जता रही हो। शाओ वेंग का चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया। उसकी आमतौर पर काल्म और रैशनल रहने वाली आंखों में शॉक, कंफ्यूजन और एक हल्की डिस्कम्पोजर भर गई जिसे शायद उसने खुद भी नोटिस नहीं किया। प्रेसिडेंट शाओ, आप आ गईं। मैंने ऐसे रिएक्ट किया जैसे अब जाकर मैंने उसे नोटिस किया हो। मैंने हाथ पोंछे, एप्रन उतारा और हल्के टोन में ग्रीटिंग दी। शिन्यू भी मेरे पीछे से अपना छोटा सा सिर बाहर निकालकर क्यूरियोसिटी से शाओ वन किंग को देखने लगी। फिर धीरे से मुझसे फुसफुसाई, निंगी, ये कौन है? बहुत फियर्स लग रही है, किसी बेगर जैसी। मैं मुस्कुराया और उसकी नाक पिंच कर दी। शाइनी चू खुद को हंसने से रोक नहीं पाई। शाओवा का चेहरा तुरंत सफेद से हरा और फिर हरे से लाल हो गया। एक शानदार दृश्य। उसने अपनी फिस्ट्स कस लीं। उसके नेल्स उसकी हथेली में गहराई तक धंस गए। उसने दांत भींचते हुए कुछ शब्द निकाले। निंगी, ज्यादा मत बढ़ो। ज्यादा? मैंने आईब्राउ उठाई। प्रेसिडेंट शाओ, अगर मुझे सही याद है तो वही आप थीं जिन्होंने कहा था कि हमारा एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। अब आप खुद मेरे दरवाजे पर आई हैं। अगर भीख मांगने नहीं आई तो फिर किस लिए आई हैं? मैं शिन्यूचू को लेकर बाहर एक टेबल पर बैठ गया। मैंने उसके सामने स्टीमिंग सूप डम्पलिंग्स की बास्केट रख दी। ट्राई करो, अभी अभी स्टीमर से निकले हैं। तभी मैंने धीरे से अपनी नजर शाओ वन किंग की तरफ घुमाई। मैंने हाथ से उसे बैठने का जेस्चर दिया। प्रेसिडेंट शाओ, बैठिए, जो कहना है कहिए। मेरा एटीट्यूड कैजुअल और डिसमिसिव था, जैसे मैं किसी इनसिग्निफिकेंट इंसान को टाल रहा हूँ। ये बिल्कुल वैसी बिजनेस नेगोशिएशन नहीं थी जैसी उसने इमेजिन की थी। यहाँ कोई टेंशन नहीं थी, कोई वर्बल स्पारिंग नहीं, सिर्फ डोमिनेशन, पूरी तरह नेकेड डोमिनेशन। शाओ वन किंग ने गहरी सांस ली और खुद को काम करने की कोशिश की। उसने अपनी बैग से एक थिक फोल्डर निकाला और मेरे सामने सरका दिया। मिस्टर निंग, ये शियो कॉर्पोरेशन का अगले 5 इयर्स का डेवलपमेंट प्लान है, साथ ही हमारा करंट फाइनेंसिंग प्रपोजल भी। आई होप। स्टॉप। मैंने हाथ उठाकर उसे बीच में ही रोक दिया। प्रेसिडेंट शाओ, मुझे लगता है आपने एक बात गलत समझ ली है। क्या इस समय आप मुझसे भीख मांग रही हैं? उल्टा नहीं। मैं अपनी चेयर पर पीछे टिक गया और धीरे धीरे जानबूझकर कहा, मुझे आपके प्लान में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं सिर्फ आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैंने अपने पास बैठी शिन्यूचू की तरफ इशारा किया, फिर अपनी तरफ। क्या आपको लगता है कि वह और मैं एक अच्छे मैच हैं? शाओ वेंग्स का शरीर अचानक स्टिफ हो गया। वह मुझे घूरती रही, फिर मेरे बगल में बैठी शिन्यूचू की तरफ देखने लगी, जो ब्लिसफुल एक्सप्रेशन के साथ छोटे छोटे बाइट्स लेकर सूप डम्पलिंग्स खा रही थी। उसके होंठ हल्के हिले, लेकिन एक शब्द भी बाहर नहीं निकला। ओ मैच! यह सवाल किसी तेज चाकू की तरह था, जो बेरहमी से उसके प्राउड हार्ट में घुस गया। उसके सामने बैठा आदमी हैंडसम था, वेल्थी था, उसके पास इमेंस पावर और इन्फ्लुएंस था। फिर भी वह एक साधारण लड़की के लिए अपने हाथों से खाना और सूप बना रहा था। उसकी आंखों में जो एडोरेशन थी, वह ऐसी टेंडरनेस थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। और वह लड़की साधारण कपड़ों में होने के बावजूद प्योर स्माइल और क्लियर आईज के साथ ऐसी हैप्पीनेस बिखेर रही थी जो लव्ड होने से पैदा होती है। वे दोनों साथ बैठे थे जैसे किसी पीसफुल लाइफ की सीरीन पिक्चर हो, और वह खुद एक्सपेंसिव सूट पहनकर
थिक प्रपोजल पकड़े यहाँ किसी क्लाउन की तरह बैठी थी, इस आदमी की पिटी का एक टुकड़ा मांगती हुई। कभी वह मेरे सामने खड़ी होकर कॉन्डेसेंडिंग टोन में कहती थी कि मैं उसकी दुनिया से बाहर निकल जाऊं, और अब हालात पलट चुके थे। ओवरवेलमिंग आयरनी और रिग्रेट किसी टाइडल वेव की तरह उसे निगल गए। उसका प्राइड, उसकी रैशनैलिटी इस पल टुकड़ों में टूट चुकी थी। उसने मुश्किल से बोलने की कोशिश की। उसकी आवाज अब उसकी अपनी जैसी नहीं लग रही थी। तुम दोनों एक अच्छे मैच हो, ऐसा है? शाओइंग्स के चेहरे से आखिरी रंग भी गायब हो गया। उसे पता था कि मैं उसे ह्यूमिलिएट कर रहा हूँ, उन्हीं शब्दों को उसी पर वापस इस्तेमाल करके जो उसने कभी मुझसे कहे थे। मिंगी, मैं मानती हूँ कि उस समय मैं अंधी थी। उसने आंखें बंद कर लीं, जैसे सारी ताकत जुटा रही हो। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, लेकिन बिजनेस बिजनेस है और पर्सनल पर्सनल। सू ग्रुप के साथ ये कोऑपरेशन सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तुमसे विनती करती हूँ। मुझसे भीख मांग रही हो? मैंने उसे बीच में रोका। प्रेसिडेंट श्याओ, किस कैपेसिटी में मुझसे भीख मांग रही हो? मेरी एक्स फियंसे के रूप में या एक डिफीटेड ओपोनेंट की तरह? शिन्यूचू ये सब सुनकर पूरी तरह कंफ्यूज थी, लेकिन उसने समझदारी से बीच में कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप मेरे बोल में एक छोटा स्टीम्ड बन डाल दिया। फिर अपनी क्लियर आईज से साइलेंटली मेरा सपोर्ट करती रही। यही छोटा सा जेस्चर शियो विंग्स की सारी डिफेंसेस तोड़ गया। उसने हमारे बीच उस वर्डलेस अंडरस्टैंडिंग को देखा, वह इंटीमेसी जो हमारे खून में बस चुकी थी, ऐसी चीज जिसे वह कभी हासिल नहीं कर सकती थी। वह हमेशा सोचती थी कि वह करियर के पिनेकल और सुप्रीम पावर का पीछा कर रही है, लेकिन आज पहली बार उसे एहसास हुआ कि जब वह मैसेस से बहुत ऊपर खड़ी थी तब उसका दिल कितना एम्प्टी और कोल्ड था। उसने पूरी दुनिया जीत ली थी, लेकिन उस एक इंसान को खो दिया था। निंगी, उसने फिर कहा। उसकी आवाज अब आंसुओं से भर चुकी थी। इसे मेरी विनती समझ लो, ओके? वह रो पड़ी। हमेशा अलूफ और आइस जैसी कोल्ड रहने वाली श्याओ वन किंग सच में रो रही थी। आंसू उसके डेलिकेट चीक से बहते हुए उसके प्राउड प्रपोजल पर गिर रहे थे, जिस पर पानी के धब्बे फैलते जा रहे थे। मैं उसे चुपचाप देखता रहा। मेरे दिल में प्लेजर का एक कतरा भी नहीं था, सिर्फ इंडिफरेंस। पिछली जिंदगी में शायद मैं उसके आंसुओं से पिघल जाता, शायद सॉफ्ट हो जाता, लेकिन अब नहीं। मैंने वह प्रपोजल उठाया बिना देखे ही और सीधे बगल के ट्रैश कैन में फेंक दिया। प्रेसिडेंट श्याओ, मैं खड़ा हुआ और ऊपर से उसे देखते हुए कहा, मैं तुम्हें एक और बात बता दूं, मुझे ऐसी कंपनी एक्वायर करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है जो बैंक्रप्सी के किनारे खड़ी हो, खासकर तब जब उस कंपनी की ओनर तुम हो। इतना कहकर मैंने उसकी तरफ दोबारा नहीं देखा। मैंने शिन्यू का हाथ पकड़ा और किचन की तरफ मुड़ गया। मेरे पीछे शियो वन किंग के अनकंट्रोलेबल हार्ट ब्रोकन सॉब्स की आवाज गूंज रही थी। मुझे पता था कि आज के बाद इस औरत का प्राइड मेरे हाथों से पूरी तरह टूट चुका है, और यह सिर्फ शुरुआत थी। शियो वन किंग पूरी तरह डेवस्टेटेड होकर चली गई। मैंने उसके बाद उसके साथ क्या हुआ इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मेरे दरवाजे पर उससे भी ज्यादा डिस्गस्टिंग इंसान आ चुका था। लाइलोन, मेरी बायोलॉजिकल मदर। उसे पता नहीं कैसे शिन्यो की डिजर्ट शॉप का पता चल गया था और उसने सीधे एंट्रेंस पर आकर रास्ता रोक लिया। 10 साल बीत चुके थे। वह काफी बूढ़ी लगने लगी थी और बहुत ज्यादा थकी हुई दिख रही थी। वह औरत जिसने कभी अपना चार्म बनाए रखा था, अब उसकी आंखों के आसपास रिंकल्स आ चुके थे और बालों में सिल्वर स्ट्रीक्स दिख रही थीं। उसने सस्ते मार्केट स्टॉल वाले कपड़े पहन रखे थे। उसका चेहरा फिलिस्टोन, कनिंग और कैलकुलेशन से भरा हुआ था। एक नजर में समझ आ रहा था कि इन सालों में वह और जियाओ चोंग अच्छी हालत में नहीं रहे। पिछली जिंदगी में उन्होंने मेरे फादर का पैसा पागलों की तरह उड़ाया था। जियाओ चोंग गैम्बलिंग का एडिक्ट भी बन गया था। जल्द ही उन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। इस जिंदगी में बिना मेरे फादर के पैसे के शायद उनकी हालत और भी खराब थी। जैसे ही उसने मुझे देखा, वह सीधे मेरी तरफ झपट्टी। वही उसका हमेशा वाला रोना धोना शुरू हो गया। जो कहना है कहो, मैंने ठंडी आवाज में कहा। नहीं तो बस रोती रहो। ठीक है, तुम अपनी मदर से ऐसे बात कैसे कर सकते हो? मॉम जानती है कि तुम अब भी उससे नाराज हो, लेकिन उस समय मॉम की भी मजबूरियां थीं। तुम्हारे अंकल शाओ और मैंने इन सालों में बहुत कुछ सहा है। उसे बिजनेस में स्कैम कर दिया गया और वह भारी कर्ज में डूब गया। अब तो हमारे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। शाल्वी, अब तुम सफल हो चुके हो। तुम अपनी मदर को ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते। उसने आंसू पोंछे और विक्टिम बनने का नाटक शुरू कर दिया। वह घुटनों पर बैठने ही वाली थी। मैंने भौहें सिकोड़ लीं। शिन्यू शॉप से बाहर आई। ये देखकर वह थोड़ी कंफ्यूज्ड हो गई। निंगी, ये कौन है? एक इरेलेवेंट इंसान। मैंने शिन्यूचू को अपने पीछे कर लिया। मैं नहीं चाहता था कि वह इस गंदे सीन से प्रभावित हो। लेइलन चीखी और शिन्यूचू की तरफ उंगली उठाई। मैं इरेलेवेंट कैसे हूँ? मैं उसकी मदर हूँ, उसकी असली मदर। और तुम कौन हो? एक विक्सन जो मेरे बेटे को बहकाने की कोशिश कर रही है। हमारे फैमिली के पैसे के पीछे हो ना? शिन्यू का चेहरा सफेद पड़ गया। मेरा एक्सप्रेशन पूरी तरह डार्क हो गया। मैंने धीरे धीरे हर शब्द अलग बोलते हुए कहा। मेरी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, निकल जाओ। मैं नहीं जाऊंगी। निंगी, आज तुम्हें मुझे पैसे देने ही होंगे। 1 मिलियन नहीं, 10 मिलियन।
वरना मैं यहीं बैठी रहूंगी और कभी नहीं जाऊंगी, और मैं तुम पर अपनी मदर को अबैंडन करने का केस भी करूंगी। लियोन ने टैंट्रम करना शुरू कर दिया। उसे लगा मैं अब भी वही पुशओवर हूं जिसे वह मैनिपुलेट कर सकती है। उसे लगा कि मुझे अपनी रेप्यूटेशन की परवाह होगी, लोग क्या सोचते हैं इसकी चिंता होगी। वह गलत थी। मैंने उसके अगली चेहरे को देखा और अचानक मुस्कुरा दिया। फाइन, तुम मुझ पर केस करना चाहती हो, मैं तुम्हें वह मौका दूंगा। मैंने अपना फोन निकाला और फिर ओल्ड वू को कॉल किया। ओल्ड वू, कैपिटल की सबसे अच्छी लॉ फर्म ढूंढो और सबसे बड़े मीडिया आउटलेट से भी कांटेक्ट करो। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला हूँ। थीम होगी मैं और मेरी बायोलॉजिकल मदर, इन सालों का हिसाब साफ करते हुए। लियोन फ्रीज हो गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं उसकी धमकी से डरूंगा नहीं, उल्टा मैं सब कुछ पब्लिक करने वाला था। तुम ऐसा करने की हिम्मत नहीं करोगे, उसने बिना कॉन्फिडेंस के कहा। देख लेना। मैंने फोन रख दिया और स्नीर किया। लियोन, शायद तुम भूल गई हो कि 10 साल पहले मैंने क्या चूज किया था। 10 साल पहले मैं पैसे के लिए सब कुछ छोड़ सकता था, और 10 साल बाद भी मैं सिर्फ थोड़ी शांति के लिए तुम्हारी रेप्यूटेशन बर्बाद कर सकता हूँ। तुम्हें शो करना पसंद है ना? मैं तुम्हें उससे भी बड़ा स्टेज दूंगा जिस पर तुम पूरा अभिनय कर सको। माय आईज उसे ऐसे देख रही थीं जैसे वह कोई डेड थिंग हो। लियोन मेरी नजरों से कांप उठी। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि उसके सामने खड़ा बेटा अब वह इंसान नहीं रहा जिसे वह कंट्रोल कर सके, वह एक डेविल था। आखिरकार लेलोन इतना प्रेशर सह नहीं पाई और शर्मिंदगी में वहां से भाग गई। दुनिया आखिरकार शांत हो गई। निंगी, शिन्यूचू ने चिंता से मेरा हाथ पकड़ा। क्या वह सच में तुम्हारी मदर है? पहले थी। मैंने उसका हाथ पलटकर अपने होठों से लगाया और किस किया। अब नहीं, अब से तुम ही मेरी एकमात्र फैमिली हो। शिन्यू ने मुझे देखा। उसकी आंखों में सिंपैथी के आंसू भर आए। उसने और सवाल नहीं किए, बस टिप्टो पर खड़ी होकर मुझे गर्मजोशी से हग कर लिया। डरना मत, अब से मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने उसे पकड़े रखा और महसूस किया कि मेरी पिछली जिंदगी से बचा हुआ डार्कनेस धीरे धीरे उसकी सनशाइन से मिट रहा है। हाँ, अब भी वह मेरे पास है, यही काफी है, मैंने सोचा। मुझे लगा था कि लाइलॉन को डराने के बाद वह यहीं रुक जाएगी, लेकिन मैंने उसकी शेमलेसनेस को अंडर एस्टिमेट कर दिया। कुछ दिनों बाद इंटरनेट अचानक मेरे बारे में डर्ट से भर गया। मिस्टीरियस बिलियनर निंगी की सच्चाई सामने आई। मॉडर्न डे चेन शिमी। उसने एक वेल्थी वुमन से शादी करने से मना कर दिया और अपनी डेस्टिट्यूट मदर को छोड़ दिया। टुडेज सीक्रेट, एक 100 बिलियनर की रैग्स टू रिचेस स्टोरी असल में अपनी ही मदर को निचोड़कर बनाई गई। बायोलॉजिकल मदर की टीयरफुल एक्यूजेशन। मेरा बेटा एक विक्सन के बहकावे में आ गया। एक के बाद एक टीयर जर्किंग एसेज मुझे एक अनग्रेटफुल मनी ग्रबिंग इनग्रेट की तरह पेश कर रहे थे जो ब्यूटी के जादू में अंधा हो चुका था, जबकि लीलन को एक लॉन्ग सफरिंग पुअर मदर की तरह दिखाया गया जिसे उसके बेटे ने छोड़ दिया, और शिन्यूचू नेचुरली वह विक्सन बन गई जिसने हमारे मदर सन बॉन्ड को तोड़ दिया। कुछ कैंडिड फोटोज भी थीं जिनमें मैं और शिन्यूचू सड़क किनारे डाइनर में खाना खा रहे थे। पब्लिक ओपिनियन पूरी तरह एक्सप्लोड हो गया। अनगिनत नेटाइजन्स जिन्हें सच नहीं पता था उन फैब्रिकेटेड स्टोरीज से भड़क गए और मेरे खिलाफ पागलों जैसी ऑनलाइन अटैक शुरू कर दी। पहली बार मेरा नाम इस तरह ट्रेंडिंग टॉपिक्स में पहुंचा। कुछ लोग तो हद से भी आगे चले गए। उन्होंने शिन्यूचू की डिजर्ट शॉप डॉक्स कर दी, दुकान पर पेंट फेंका और दरवाजे पर ट्रैश डाल दिया। निंगी, मैं कोई सेडक्ट्रेस नहीं हूँ। मुझे पता है तुम ऐसी नहीं हो। डरना मत, मैं सब संभाल लूंगा। मेरी आंखों में मर्डरस इंटेंट पहले से कहीं ज्यादा गहरी हो गई। लेलन शाओचोंग, तुमने सच में मुझे गुस्सा दिला दिया। मैं तो बस तुम्हें तुम्हारी हालत पर छोड़ देना चाहता था, लेकिन तुमने उन लोगों को निशाना बनाया जिनकी मुझे सबसे ज्यादा परवाह है। तो अब मुझे रूथलेस होने के लिए दोष मत देना। मैंने ओल्ड वू से इन्वेस्टिगेशन करवाई, रिजल्ट्स जल्दी आ गए। इस सब के पीछे सच में लेलन और शाओचोंग ही थे। उन्होंने एक थर्ड रेट मार्केटिंग कंपनी हायर की, पैसे देकर फेक फॉलोअर्स खरीदे और इस पूरे ड्रामा को खुद डायरेक्ट और एक्ट किया। लेकिन जिसने मुझे और ज्यादा सरप्राइज किया वह यह था कि इस मैटर के पीछे शियाओ वनकिंग का शैडो भी था। हालांकि उसने सीधे पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन उसके बैनर के नीचे चलने वाली पीआर कंपनी ने इस पब्लिक ओपिनियन वॉर को फ्यूल करने में रोल निभाया। फाइन, बहुत बढ़िया। एक मेरी शेमलेस बायोलॉजिकल मदर, दूसरी मेरी अनविलिंग एक्स फियांसे। चूंकि तुम्हें टीम अप करना इतना पसंद है तो मैं तुम दोनों को साथ में हेल भेजूंगा। मैंने चीजें क्लियर करने की कोई जल्दी नहीं दिखाई, ना ही ट्रेंडिंग टॉपिक्स हटवाए। मैंने पब्लिक ओपिनियन को और फर्मेंट होने दिया। मैं चाहता था कि वे जितना ऊपर चढ़ें उतना ही बुरी तरह गिरें। 3 दिन बाद जब पूरे इंटरनेट का कॉन्डेमनेशन अपने पीक पर पहुंच गया, तब मैंने वह प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। यह सब मैंने लाइलॉन के लिए तैयार किया था। वेन्यू कैपिटल के टॉप 7 स्टार होटल का सबसे बड़ा बैंक्वेट हॉल था। मैंने पूरे देश के 100 से ज्यादा मेन स्ट्रीम मीडिया आउटलेट्स को इनवाइट किया। स्केल अनप्रेसिडेंटेड था। लाइलॉन को भी वहां बुलाया गया। शायद उसे लगा कि मैं फाइनली झुक जाऊंगा और उसे पैसे देकर मामला सेटल कर दूंगा। उसके चेहरे पर स्मग स्माइल थी। चौवानिंग भी वहां आई। वह एक इनकॉन्स्पिक्यूअस कॉर्नर में बैठी थी, ये देखने के लिए कि मैं सिचुएशन को कैसे हैंडल करूंगा। मैंने परफेक्टली फिटेड हैंडमेड सूट पहन रखा था। शिन्यो का हाथ पकड़े मैं स्टेज पर चढ़ा। शाइनी यूचू थोड़ी नर्वस थी, उसकी पाम्स पसीने से भीगी हुई थीं। मैंने उसे रीअश्योरिंग स्माइल दी,
फ्लैश बल्ब्स पागलों की तरह चमकने लगे। मैंने अपना थ्रोट क्लियर किया और सामने मौजूद काउंटलेस माइक्रोफोन्स और कैमरास की तरफ देखते हुए अपनी पहली लाइन बोली, हेलो एवरीवन, मैं निंगी हूँ। आज मैंने आप सबको यहाँ एक कहानी सुनाने के लिए बुलाया है, चॉइसेस की कहानी। मैंने 10 साल की उम्र से शुरू हुई पूरी घटना एग्जैक्टली वैसे ही सुनाई जैसे वह हुई थी। मेरे फादर्स विल से लेकर लीलैंड की थ्रेट्स तक और आखिर में मेरे डिसीजन तक। मैं बहुत कामली बोल रहा था, बिना किसी इमोशन के, जैसे किसी और की कहानी सुना रहा हूँ। लेकिन पूरा वेन्यू डेड साइलेंस में डूब गया। सभी जर्नलिस्ट्स शॉक में थे। शायद उन्होंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि ट्रूथ ऐसा होगा। एक शॉकिंग ट्विस्ट। लीलैंड का चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया। वह स्टेज पर चढ़कर बहस करने की कोशिश करने लगी, लेकिन मेरे अरेंज्ड बॉडीगार्ड्स ने उसे मजबूती से रोक लिया। ऑफ कोर्स, सिर्फ वर्ड्स प्रूफ नहीं होते। मैंने फिंगर स्नैप की। मेरे पीछे का जायंट स्क्रीन जल उठा और एक रिकॉर्डिंग चलने लगी। वह 10 साल पहले फ्यूनरल के समय की रिकॉर्डिंग थी। लीन की वह थ्रेट जो उसने मेरे कान में फुसफुसाई थी, अगर तुमने एक भी गलत बात कही तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम मेरे बेटे हो, तुम्हारा पैसा मेरा पैसा है। वॉइस क्रिस्टल क्लियर थी। लॉयर जो ने उसे उस रिकॉर्डिंग डिवाइस से रिट्रीव किया था जो वह उस समय साथ लेकर चलता था। मेरे फादर लाइफ में बहुत सस्पिशियस थे और लॉयर ने उसे जस्ट इन केस संभाल कर रखा था। पूरी कॉन्वर्सेशन उस समय रिकॉर्ड हो गई थी। किसी ने नहीं सोचा था कि वह आज काम आएगी। जैसे ही रिकॉर्डिंग चली, पूरा वेन्यू शॉक से फट पड़ा। रिपोर्टर्स के कैमरा फ्लैशेस सब लैलोन की तरफ घूम गए, जिसका चेहरा अब राख जैसा सफेद था। लैलोन हिस्टेरिकली चीखने लगी, ये फेक है, इसे डॉक्टर किया गया है। मैं स्मर्क किया। फेक? तो फिर इसका क्या? क्या ये भी फेक है? बिग स्क्रीन बदल गया। एक वीडियो चलने लगा। ये मेरे फादर की डेथ के 1 महीने बाद का था। लैलान और श्याओचोंग एक अपस्केल रेस्टोरेंट में ग्लासेस उठाकर सेलिब्रेशन कर रहे थे। लॉन, मैंने कहा था ना, वह बच्चा इडियट है। वह डेफिनेटली तुम्हें चुनेगा। वह मेरा बेटा है। मैं उसे अंदर तक जानती हूँ। जैसे ही हमें वह 200 मिलियन मिल जाएगा, हम पूरी दुनिया घूमेंगे, हमारे खूबसूरत फ्यूचर के नाम। चीयर्स। वीडियो में दोनों बेहद खुश दिख रहे थे। उनकी स्माइल्स आंखें चुभने जितनी चमकदार थीं। ये वीडियो ओल्ड वू ने कुछ स्पेशल मेथड्स इस्तेमाल करके रेस्टोरेंट की सिक्योरिटी फुटेज से रिकवर किया था। एविडेंस आयरन क्लैड था। लियोन अब और डिनाई नहीं कर सकी। वह जमीन पर ऐसे गिर गई जैसे मिट्टी का ढेर हो। अभी खत्म नहीं हुआ, मैंने ठंडी आवाज में कहा। बिग स्क्रीन पर और एविडेंस आने लगे। शाओचोंग के गैम्बलिंग आईओयूज, मेरे फादर की बिलोंगिंग्स बेचने के रिकॉर्ड्स और यहाँ तक कि नेबर्स की टेस्टिमोनीज भी, जिसमें बताया गया था कि बचपन में उन्होंने मेरे साथ कैसा अब्यूज किया। एक एक चीज सामने आती गई और ट्रूथ हॉरिफाइंग होता गया। वह सो कॉल्ड लविंग मदर, वह सो कॉल्ड हिडन डिफिकल्टीज, अनडिनाइबल फैक्ट्स के सामने सिर्फ एक विशाल जोक बनकर रह गए। पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेलन और जियाओचोंग की पब्लिक एग्जीक्यूशन बन गया, खुलेआम, शुरू से आखिर तक। और मैं बस एक काल्म ऑब्जर्वर की तरह खड़ा था। आखिर में बिग स्क्रीन एक डॉक्यूमेंट पर फ्रीज हो गया। मदर सन टाइज सीवर करने का स्टेटमेंट। मैंने माइक्रोफोन उठाया। मैं हियर बाय फॉर्मली अनाउंस करता हूँ। मेरी आवाज पूरे वेन्यू में गूंज उठी। आज के बाद मैं मिस लियोन से हर रिश्ता तोड़ता हूँ। अब से बीमारी और सेहत में, शादी और मौत में हमारा कोई संबंध नहीं होगा। फर्दरमोर, मैं थोड़ा रुका। मेरी नजर कॉर्नर में बैठी शियाओ वन किंग की तरफ गई। उन सभी इंडिविजुअल्स और एंटिटीज के खिलाफ जिन्होंने मैलिशियसली मुझे और मेरी फियांसे मिस शिन्यूचू को स्लैंडर किया। मेरी लीगल टीम पूरी लीगल लायबिलिटी परस्यू करेगी, इंक्लूडिंग द पीआर फर्म अंडर द शियाओ ग्रुप। शियाओ विंग्स का शरीर झटके से कांप उठा। उसने सिर उठाकर मेरी आईसी गेज से नजर मिलाई। उसके चेहरे से सारा रंग गायब हो गया। उसे पता था कि मैं उसके खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर चुका हूँ और उसे यह भी पता था कि वह पूरी तरह हार चुकी है। उसी रात प्रेस कॉन्फ्रेंस हर मीडिया आउटलेट की टॉप हेडलाइन बन गया। पब्लिक ओपिनियन इंस्टेंटली रिवर्स हो गया। ट्रेंडिंग टॉपिक्स हॉट सर्च पर छा गए। लीलोन और शाओचोंग सड़क के रैट्स बन चुके थे। हर कोई उन्हें पीटना चाहता था। उन्हें सिर्फ मॉरल कॉन्डेमनेशन ही नहीं, बल्कि लीगल पनिशमेंट का भी सामना करना पड़ा। फ्रॉड, चाइल्ड अब्यूज, एविडेंस फॉर्जरी, इतने क्राइम्स कि वे जिंदगी भर प्रिजन में सड़ सकते थे। शिया ग्रुप भी इस मामले में फंस गया। उसके स्टॉक्स एक ही रात में 30% गिर गए। बैंक्रप्सी के एज पर खड़ी शियाओ वन कीन पागलों की तरह हर जगह मदद मांग रही थी, लेकिन हर तरफ वॉल्स से टकरा रही थी। इस समय कोई भी मुझे ऑफेंड करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। आखिरकार उसने अबैंडनमेंट और आइसोलेशन का स्वाद चख लिया। कुछ दिनों बाद एक अनएक्सपेक्टेड पर्सन का कॉल आया। वह शियाओ वन किंग थी। उसकी आवाज अब कोल्ड नहीं थी, बल्कि एग्जॉस्शन और होर्सनेस से भरी हुई थी। निंगी, मैंने तुम्हें गलत समझा था। यही उसकी पहली बात थी। मैंने तुम्हें इसलिए कॉल नहीं किया कि तुम मुझे छोड़ दो। मैं बस तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। पूछो। अगर मैंने उस समय एंगेजमेंट कैंसिल नहीं की होती
तो क्या तुम करते? नहीं, मैंने बिना हेजिटेशन के उसे इंटरप्ट किया। शाओ वन किंग, तुम कभी मेरी दुनिया में आई ही नहीं और कभी आ भी नहीं सकती थी, क्योंकि तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं। तुमने सिर्फ वही देखा जो तुम देखना चाहती थी। तुमने सिर्फ उसी इंसान को पसंद किया जिसे तुमने इमेजिन किया था, और शुरू से आखिर तक मैं सिर्फ एक ऑर्डिनरी आदमी बनना चाहता था जो उस इंसान के लिए खाना बनाए जिससे वह प्यार करता है। दूसरी तरफ लंबी साइलेंस छा गई। आखिर में बस एक हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई दिल टूट रहा हो। आई अंडरस्टैंड। उसने फोन काट दिया। मुझे पता था कि यह औरत अब अपनी पूरी जिंदगी में मुझे दोबारा डिस्टर्ब नहीं करेगी। शायद वह अपना बिजनेस एम्पायर फिर से खड़ा कर ले, अपने तरीके से, लेकिन उसकी दुनिया में हमेशा एक मिसिंग पीस रहेगा। वह पजल पीस जिसका नाम हैप्पीनेस है, और मैं अपनी हैप्पीनेस पहले ही पा चुका था। मैंने फोन बंद किया और किचन में चला गया। शाइनी चू व विनी द पू एप्रन बांध रही थी जो मैंने उसे खरीदा था। वह हमिंग कर रही थी, क्लमजिली डम्पलिंग्स रैप करना सीख रही थी। उसके चेहरे पर फ्लावर लगा हुआ था। जैसे ही उसने मुझे अंदर आते देखा, उसने मुझे बड़ी स्माइल दी। शेफ, आकर अपने हेड ऑफ द इंपीरियल किचन की मदद करो। आज मैं 3 फ्रेश फिलिंग डम्पलिंग्स खाना चाहती हूँ। विंडो से सनलाइट अंदर आ रही थी। वह उसके लवली फेस पर पड़ रही थी, वार्म और ब्यूटीफुल। मैं उसके पास गया, पीछे से उसे हग किया और उसके नोज पर लगे फ्लावर पर किस किया। एज यू विश माई क्वीन। वेल्थ बस फ्लीटिंग क्लाउड्स है। ये सारी चीजें इस पल में पूरी तरह अनइम्पॉर्टेंट हो चुकी थीं। मैं सिर्फ अपने सामने खड़ी इस लड़की को पकड़ कर रखना चाहता था। पूरी जिंदगी उसके लिए खाना बनाना चाहता था। पूरी जिंदगी उसकी स्माइल देखना चाहता था। इस जिंदगी में रीबॉर्न होकर मैंने 200 मिलियन इस्तेमाल करके अपने पास्ट से सारे टाइज तोड़ दिए, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि आखिर में मुझे पूरी दुनिया वापस मिल जाएगी। एक ऐसी दुनिया जिसमें वह थी।